स्टार्ट करें सेशन को। तो ये जो सेशन है हम लेते हैं सुबह, आपका सुबह जो सेशन होता है 7:30। आज बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न हम इसको कंडक्ट करें 9 PM पे। अपार्ट फ्रॉम दैट कल से ये आपको 7:30 पे ही मिलेगा इन द मॉर्निंग। ये जो सीरीज़ है हमारी दैट्स योर लक्ष्य सीरीज़, जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को विद इन सर्टेन डेज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हम मॉड्यूल A, B एंड C को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से यानी कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल D को। मॉड्यूल D और IEIPS की मैं बात करूँ तो आपका स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 29 से। यूनिट नंबर 29 से लेकर यूनिट नंबर 45 तक हमारी जो मॉड्यूल है दैट इज द डी मॉड्यूल। एंड एज यू नो JIB के हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में देयर आर ओनली 4 मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल्स हैं। यूनिट्स अलग अलग हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर एज पर द सब्जेक्ट। सो अगर मैं IEIFS की बात करूँ तो हमारे पास टोटल यूनिट है 45 और 45 यूनिट्स में से 29 to 45 आपका मॉड्यूल डी है। उसके पहले का मॉड्यूल सी था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में हम कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल डी को। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं या स्टार्ट ही मॉड्यूल डी के सेशन से कर रहे हैं आप लोग, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि आपका बाकी सारे सेशन जो अभी तक हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप चाहो तो इससे पहले वाले सेशंस को रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा ऑफिसर्स 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी वहाँ पर। और ये सेशंस जो है, लक्ष्य सीरीज जो है 4 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था, तब से लेकर आज तक के सेशन, इसके आगे वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो डू मेक श्योर आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें और सारे सेशंस को एक बार जरूर देख लें। हमने किया क्या है, हमने हर दिन एक पर्टिकुलर यूनिट को डिस्कस किया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आज मैं यूनिट नंबर 29 की बात करूंगी आपसे। सारी यूनिट डिस्कस करने के बाद पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया है आफ्टर दैट द एडवांस क्वेश्चंस। एडवांस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ताकि प्रॉपर्ली आपको आइडिया हो जाए कि किस लेवल का पेपर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि यूनिट नंबर 29 से स्टार्ट होगा ऑफ मॉड्यूल डी, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो हर दिन की तरह पहले थोड़ा सा इस टॉपिक को जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा मार्केट है जो फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट है। सबसे पहली चीज तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मॉड्यूल सी में हमने बहुत बार पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम को। एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम फंड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं अमंग द पर्सन्स हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन्स हु हैव डेफिसिट ऑफ मनी। तो जिनके पास सरप्लस मनी है उनसे लेकर डेफिसिट मनी को हम ये पैसा देते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ फंड्स आप यहाँ पे कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इस फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये होते हैं शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कासा, राफा एक्सेट्रा। ये सब वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम फंड्स को एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप बोल दो, ये वो लोग हैं जो इस मार्केट में इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद कर और बेचकर अपने फंड्स की नीड को फुलफिल करते हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मार्केट, तो ये वो जगह है, ये वो प्लेस है, ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने और खरीदने की परमिशन मिलती है। तो फाइनेंशियल मार्केट मीन्स सिंपली अ प्लेस और अ स्पेस वेयर बाय यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू कैन एक्सचेंज फंड फॉर योर नीड। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, सब कुछ आपको यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा। अब बात आती है सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो फाइनेंशियल मार्केट के काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। वन ऑफ द मार्केट इज मनी मार्केट। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट्स के सेगमेंट काफ़ी सारे हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट्स विच यू आर यूजिंग टू रेज कैपिटल, डिफरेंस है मैच्योरिटी पीरियड का। ठीक है, डिफरेंस है आपके पर्टिकुलर मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस का, रेगुलेटर का। अदरवाइज सबका काम सेम है। ठीक है, तो मनी मार्केट, वी हैव कैपिटल मार्केट, वी हैव फॉरेक्स मार्केट, इसके अलावा हमारे पास इंश्योरेंस मार्केट भी है, इंश्योरेंस मार्केट, वी हैव पेंशन मार्केट, हमारे पास है डेट मार्केट और हमारे पास है क्रेडिट मार्केट। ये सभी टाइप्स ऑफ मार्केट जो है हमारे फाइनेंशियल मार्केट है ना। ये सभी टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे क्या हैं, दे ऑल आर द फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर आप देखो सबका, इतने सारे फाइनेंशियल मार्केट है, सब क्या कर रहे हैं, फंड्स को रेज करने में हेल्प कर रहे हैं। अब जब आप फंड्स को यहाँ पे रेज कर रहे हो, है ना, व्हेन यू आर रेजिंग फंड हियर विद दिस मार्केट, तो रेगुलेटर अलग अलग होंगे। जैसे कि मैं मनी मार्केट की बात करूँ, रेगुलेट करता है RBI। कैपिटल मार्केट की बात करूँ, रेगुलेट करता है SEBI।
फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ, आरबीआई रेगुलेट करेगा। इंश्योरेंस मार्केट एडा रेगुलेट कर रहा है। पेंशन मार्केट पीएफआरडीए रेगुलेट कर रहा है। डेट मार्केट आपकी क्रेडिट मार्केट का ही पार्ट है, सेबी रेगुलेट करता है। क्रेडिट मार्केट सिंपल मार्केट है जहाँ पे बैंक सब लोग पब्लिक को लोन देते हैं, है ना, तो कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। तो ये वो मार्केट्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। सबका काम एक ही है कि सरप्लस फंड लेकर डेफिशिएट ऑफ फंड्स पर्सन्स तक पहुंचाना है, पर तरीका अलग होगा, ड्यूरेशन अलग होगा। मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है जहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी होते हैं उनको यूज करके लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज किया जाता है। यानी कि मनी मार्केट का मेच्योरिटी पीरियड एक तो हो गया लेस देन 1 ईयर, दूसरा रेगुलेट करेगा आरबीआई। थर्ड इंस्ट्रूमेंट आप जो यूज कर रहे हो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, यानी कि इनको ईजिली आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। ठीक है, तो सेम अगर आप कैपिटल मार्केट में चले जाओगे तो लॉन्ग टर्म मार्केट है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को यूज करोगे, शेयर बॉन्ड डिबेंचर और सेबी रेगुलेट करेगा। आप फॉरेक्स मार्केट में जाओगे तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज हो जाएगा, फॉरेन करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हो। तो हर एक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं, मेच्योरिटी पीरियड्स अलग हैं, ट्रेडिंग का तरीका अलग है, रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके फाइनेंशियल मार्केट जो हैं वो अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो इस चैप्टर में इन सभी मार्केट का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, कि ऐसा नहीं पूरा मनी मार्केट उसके सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन। हर एक फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन इस यूनिट में दिया है। तो क्या इन फाइनेंशियल मार्केट को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। मॉड्यूल डी के अंदर इन सभी फाइनेंशियल मार्केट की इंडिविजुअल यूनिट है। मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे पढ़ोगे, मनी मार्केट का इंडिविजुअल यूनिट है। सेम कैपिटल मार्केट का इंडिविजुअल यूनिट है, सेम आपका फॉरेक्स मार्केट का इंडिविजुअल यूनिट है, सेम इंश्योरेंस मार्केट पेंशन मार्केट का है। यानी कि हर एक मार्केट को यहाँ पर तो आप इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ोगे, पर आगे आने वाली यूनिट जो हम कवर करेंगे वहां पे एक चैप्टर पूरा एक मार्केट के ऊपर आपका दिया हुआ है। तो मॉड्यूल डी जो है ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, और जब कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं तो पढ़ने में टाइम लगेगा और रिवीजन करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा नहीं। तो लेट्स से आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, मनी मार्केट के भी, कैपिटल मार्केट के भी और फॉरेक्स मार्केट के भी, और सारे मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ लिए। इन द एंड हुआ क्या? इन द एंड ये हुआ कि कंफ्यूजन हो गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस मार्केट के अंदर आता है। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ डिटेल मार्केट का जब स्टडी है वो भी पढ़ना है और रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी? इनमें से कौन सा प्राइस डिस्कवरी का फैक्टर नहीं है? किसी भी मार्केट में चले जाओ, अगर मान लीजिए मैं एक पेन भी परचेस कर रही हूँ, तो उस पेन को परचेस करने के लिए भी मुझे प्राइस डिस्कवरी की ज़रूरत होगी। यानी कि प्राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है, जो बताता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, आपका प्रमोशन मिक्स हो गया, आपका प्लेस मिक्स हो गया, उसमें एक प्राइस मिक्स भी होता है। तो प्राइस मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो पहला बोल रहा है मार्केट स्टेबिलिटी, सेकंड बोल रहा है रिस्क एपेटाइट, थर्ड बोल रहा है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इज सेइंग सप्लाई एंड डिमांड। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा आपका फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी नहीं है? नहीं है। देखो, डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में मार्केट फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई, और ये तो डेफिनेटली प्राइस डिस्कवरी करता है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। इट इज़ अ पार्ट, ये है क्या? ये पार्ट है प्राइस डिस्कवरी का। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइस डिस्कवरी, रिस्क एपेटाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क प्राइस डिस्कवरी। कौन नहीं है? मार्केट स्टेबिलिटी इज नॉट अ पार्ट। इसके बेसिस पे आप प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर? Get Marriott Bonvoy vouchers every quarter. Complimentary annual flight tickets. ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है? तो फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत सारे हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा बोल रहा है लिक्विडिटी, थर्ड बोल रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन, फोर्थ बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन करता है, आप कर रहे हो ना, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल रेस कर रहे हो, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेस कर रहे हो, तो कर रहा है। लिक्विडिटी मींस कैश फ्लो मेंटेन करता है, बिल्कुल करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, बिल्कुल करता है। ऑल आर द फंक्शंस ऑफ योर फॉर फाइनेंशियल मार्केट। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDL
आर इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो इनमें से किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है? सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि स्टेट डेवलपमेंट लोन की जब आप बात कर रहे हो, ये इश्यू कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये इश्यू कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और ये है क्या? ये है स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, है ना। ये क्या है आपका? ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। अब देखो क्या होता है जब मैं ट्रेजरी बिल्स की बात कर रही हूँ, तो टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स जो हमारे रहेंगे, ये एक ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसको पहले सेंट्रल स्टेट इशू कर पाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है फॉर 91 डेज, फॉर 180 डेज, 82 डेज और फॉर 364 डेज। सिर्फ कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अब आपकी ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकते। अब जब स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो उनको दिया गया दैट दे कैन इशू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। और वो जब ये स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू कर रहे हैं तो ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है। मैच्योरिटी पीरियड पहले से फिक्स होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स होगा। इस पे जब सरकार पैसा उठा रही है मार्केट से तो एक्चुअल में उसको डेट कंसीडर किया जाता है, यानी कि लोन कंसीडर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डेट मार्केट। जैसे कि बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी आपके डेट इंस्ट्रूमेंट हैं क्योंकि उनका मैच्योरिटी पीरियड, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स्ड होता है, तो वो क्या होगा आपका? डेट इंस्ट्रूमेंट। राइट आंसर है सी। राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। सबसे पहली चीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो इसको इशू कौन करता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करते हैं फॉर मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम आप बात करो टू 364 डेज। मिनिमम 7 डेज टू मैक्सिमम 364 डेज, ये मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इशू जब किया जाता है 5 लाख का इशू किया जाता है, उसके ऊपर करना है तो मल्टीपल ऑफ 5 लाख होगा, है ना। मिनिमम आपका 5 लाख का इशू करोगे, उसके ऊपर करना है तो मल्टीपल ऑफ 5 लाख होगा, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, तो ये एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, सिक्योर्ड नेगोशिएबल डैश इंस्ट्रूमेंट है। सिक्योर्ड नेगोशिएबल कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप तो ड्यूरेशन देख के समझ जाना चाहिए था, 364 डेज है, यानी कि 1 साल से कम के लिए है, यानी कि मनी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज मनी मार्केट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसपे जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं 7 डेज या फिर 364 डेज के लिए। 5 लाख का आपका यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम अमाउंट। इसके ऊपर जाना है तो मल्टीपल ऑफ 5 लाख में आप इशू कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। साथ ही में ये सिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो राइट आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a segment of financial market? Segment means not a part of financial market. इनमें से कौन सा मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है? अब देखो इंश्योरेंस मार्केट तो मैंने खुद बताया है, मनी मार्केट मैंने बताया है, क्रेडिट मार्केट मैंने बताया है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो खुद ही कह रहा है कि हम तो कमोडिटी मार्केट है। तो राइट आंसर होगा ए। एग्रीकल्चरल मार्केट इज योर कमोडिटी मार्केट, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट। ये कमोडिटी में ट्रेड करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए। एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है? प्राइस डिटर्मिनेशन करना, फंड मोबिलाइज करना, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, रिस्क शेयर करना, इजी एक्सेस देना, कैपिटल फॉर्मेशन करना। इनमें से क्या आपका फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है? इनमें से क्या कर रहा है आपका फाइनेंशियल मार्केट? ए, बी, सी और डी? बताइए। ओके,
सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। प्राइस को डिटरमिनेट करता है, फंड मोबिलाइज करता है, ट्रांसफर करवाता है, लिक्विडिटी मैनेज करता है, रिस्क शेयर करता है, इजी एक्सेस देता है मार्केट में फंड रेज करने के लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। इट मीन्स ऑल आर द फंक्शंस ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट, सभी आपके फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन है। राइट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेइंग देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, दीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, उनमें से जो फैक्टर्स हैं क्या क्या यहाँ पे इंक्लूडेड है ये आपको बताना है। डिमांड एंड सप्लाई, अवेलेबिलिटी एटीट्यूड्स टू रिस्क, वॉलिटिलिटी, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मार्केट मैकेनिज्म। सो आउट ऑफ द ऑल लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी क्या लगता है आपको? So right answer will be your all of the above. Supply and demand आपका फैक्टर है, एटीट्यूड टू रिस्क, वॉलिटिलिटी कितना है वो भी फैक्टर है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी है, मार्केट मैकेनिज्म भी है। इट मीन्स ऑल आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी। ओके, राइट आंसर विल बी योर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मेनली कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मार्केट के इनमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं आपको वो आंसर करना है। फर्स्ट इज सेइंग कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सेकंड इज सेइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, थर्ड इज सेइंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल है, फिफ्थ इज सेइंग बैंकर्स एक्सेप्टेंस और कमर्शियल बिल है, सिक्स्थ इज सेइंग कमर्शियल पेपर एंड इंटर कॉर्पोरेट फंड्स है। अब इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो मनी मार्केट का है? तो सबसे पहली चीज तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है, तो लेस देन 1 ईयर वाले इंस्ट्रूमेंट आएंगे। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी तीनों पार्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस या कमर्शियल बिल्स भी हैं, कमर्शियल पेपर भी हैं, इंटर कॉर्पोरेट फंड्स भी हैं, कैश मैनेजमेंट भी है, CBLO भी हुआ करता था, अब तो ये इंस्ट्रूमेंट ही हटा दिया गया। ठीक है, तो आपका इनमें से कौन नहीं है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ योर कैपिटल मार्केट। ये किसका पार्ट है? आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल एक्सेप्ट 2 and 3। 2 and 3 को छोड़कर बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं सब आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। कमर्शियल पेपर की मैं बात करूं तो कमर्शियल पेपर जो है आपका ये अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि कॉर्पोरेट इशू करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव को लेकर कौन सा डेफिनेशन सही है आपको ही बताना है। पहला बोल रहा है इट इज whose value change in response to the change in the specified interest rate, security price, commodity price, foreign exchange, index of prices, credit rating और credit index और similar variable जिनको हम underlying कहते हैं। Second is saying it requires no initial net investment या फिर little initial net investment relative to the other types of contracts। जो other contract हैं उनके कंपैरिजन में या तो नहीं चाहिए और चाहिए तो बहुत मिनिमम चाहिए। And similar response to changes in market condition। And then आता है that is settled at a future date। क्या लगता है डेरिवेटिव को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जब हम डेरिवेटिव की बात करें, एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को देती हूँ। डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम बेसिक वेरिएबल्स फ्रॉम अदर वेरिएबल्स दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट। तो डेरिवेटिव हमेशा फ्यूचर ट्रेड पे ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा किसी और वेरिएबल से निकाली जाती है जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नो इनिशियल या फिर मिनिमम और लेस इनिशियल और लिटिल बिट इनिशियल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। सारे ही स्टेटमेंट आपके डेरिवेटिव को सही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द वेक ऑफ फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, जो कि 1991 में LPG पॉलिसी है, उसको हम वेक ऑफ लिबरलाइजेशन कहते हैं, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन ड्यूरिंग द अर्ली 90s, है ना। अर्ली 90s क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1991 में ही आ गया था इसलिए। द कमिटी ऑन रिफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर डैश कमिटी रिकमेंडेड इन 1994 द ओपनिंग अप ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ सेपरेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऐसी कौन सी आपकी कमेटी है जिसने कहा कि ठीक है प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन भी लेकर आओ?
कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी पार्ट करेंगे, वो भी इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हैं। किसने कहा ऐसा? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी ने, घोष कमेटी ने, रंगराजन कमेटी ने, या फिर क्राफी कार्ड कमेटी ने? देखो, क्राफी कार्ड कमेटी तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये कमेटी नाबार्ड को बनाने के लिए आई थी। और इंश्योरेंस में मैंने आप लोगों को बताया भी है क्लासेस में कि इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो यही है। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका एडा बना, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बैंक ने इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट किया, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्राइवेट कंपनीज को लाया गया टू क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंश्योरेंस मार्केट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्राफी कार्ड भी रखिएगा याद, इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड को बनाने के लिए लाई गई थी। Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Sarah 24/7. So, first of all, let me know is audio video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि audio and video दोनों ठीक है? Are we good to go? Is everything okay? So, good morning to all of you and welcome to the channel. As you know कि हमने ये लक्ष्य सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ योर इन फॉर्म ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो लक्ष्य सीरीज को स्टार्ट हमने किया था इन दिसंबर। अभी तक हम इस पे कंप्लीट कर चुके हैं। योर मॉड्यूल ए वी हैव डन विद द मॉड्यूल ए। सेकेंड मॉड्यूल बी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड द मॉड्यूल सी इज ऑलरेडी डन। तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं मॉड्यूल डी को और मॉड्यूल डी की आज जो है हमारी सेकेंड क्लास है। सो इन तीनों ही मॉड्यूल्स के हमने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए फर्स्ट एंड देन वी हैव डन दी एडवांस क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में हमने हर एक मॉड्यूल ए बी सी को कवर कर लिया। अब हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल डी का डिस्कशन जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनिट नंबर 29 जो कि आपका मॉड्यूल डी को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है दिस इज आवर क्लास नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल डी जहाँ पे हम बात करेंगे आपका of the unit that is 30 unit not 29 unit actually it is 30th unit और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट की। सो द नेक्स्ट यूनिट और आई कैन से द सेकेंड यूनिट ऑफ योर IEIFS मॉड्यूल डी इज यूनिट नंबर 30 जो कि आपका मनी मार्केट के बारे में बात करता है। इफ यू रिमेम्बर तो मैंने आपको बताया भी था ये वाली बात कि IEIFS का जो मॉड्यूल नंबर 29 है जिसका नाम था फाइनेंशियल मार्केट, आई हैव टोल्ड यू कि वहां पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट पढ़ेंगे बस, है ना। हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। और मॉड्यूल डी के अंदर उन सभी फाइनेंशियल मार्केट के इंट्रोडक्शन का एक एक यूनिट दिया हुआ है। तो हमने फाइनेंशियल मार्केट वाले यूनिट में पढ़ा कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, योर पेंशन मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, क्रेडिट मार्केट, डेट मार्केट, दीज आर द टाइप ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट्स और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब वन बाय वन उन्हीं मार्केट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या? मनी मार्केट। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कशन मनी मार्केट के बारे में कर लेते हैं। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट कहा जाता है। क्यों शॉर्ट टर्म मार्केट बोल रहे हैं? बिकॉज दिस इज फॉर द ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर। आपका लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए मनी मार्केट काम कर रहा है। लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन मीन्स इसका मैक्सिमम पीरियड जो है दैट इज 364 डेज। अगर मैं बात करूं मेच्योरिटी की तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओवरनाइट ड्यूरेशन और 364 डेज तक या फिर यू कैन से लेस देन 1 ईयर के लिए मनी मार्केट का मेच्योरिटी होता है।
ठीक है। सो मनी मार्केट की जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम मनी मार्केट की बात करेंगे तो इट्स सिंपली अ मार्केट जहां पर आपका ओवरनाइट से लेकर 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर हम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 364 डेज के लिए हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। ठीक है। गुड मॉर्निंग किशन सर। नाउ ऑडियो ठीक है? अभी ठीक है? ऑडियो बताइए। नाउ द ऑडियो इज ओके? ठीक है। तो ओवरनाइट टू 364 डेज का जो ड्यूरेशन है आपका, ये मनी मार्केट को दिया गया है। मनी मार्केट के अंदर एक्चुअल में हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को। हम किसको ट्रेड करते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड करते हैं। और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट। दे आर व्हाट? दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं सभी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट जिसको हम यूज कर रहे हैं इन दी मनी मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को यूज किया है जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी कहलाते हैं। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। whenever you want you can convert these instrument into cash, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट थिंग बात करूं यहाँ पर, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मनी है, और वो भी कैसे कन्वर्ट हो सकता है? लो कॉस्ट पर। कैसे कन्वर्ट होगा? लो कॉस्ट पर। नाउ अब मैं बात करूं मनी मार्केट की, तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट जिनको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहे हैं, जिनकी हेल्प से भी इन द मनी मार्केट हेल्प कर रहे हैं लोगों को टू रेज फंड्स। जैसे कि हमारे पास है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ये तीनों ही हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, वी हैव ट्रेजरी बिल्स जिसको आप टी बिल्स के नाम से भी जानते हो, वी हैव कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है। वी हैव बैंकर्स एक्सेप्टेंस, वी हैव रेपो राइट एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जिनको हम मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, या फिर यू कैन कॉल देम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट, जो कि मनी के क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके लेस देन 1 ईयर के लिए फंड रेज किया जाता है इन द मनी मार्केट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, एलटीआरओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, वो भी कब? एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक 2020। आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है टू गिव कैपिटल टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। हुआ क्या? यू नो इन द लॉकडाउन, आपके इन द कोविड पीरियड आपका लॉकडाउन था। लॉकडाउन में काफी सारे बिजनेसेस जो हैं वो लॉस में गए, बिकॉज कैपिटल नहीं था, इंडस्ट्रीज बंद थी, काफी टाइम तक लॉकडाउन था, लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा नहीं, तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो लॉस में जा रहे थे। ठीक है। नाउ आरबीआई ने देखा कुछ ऐसे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जो लॉस में जा रहे हैं, सो दे नीड अ कैपिटल, उनको कैपिटल चाहिए कंटिन्यू होने के लिए, काम करने के लिए। तो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस किया 2020 में, जहां पर आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि आपको पार्टिसिपेट करना है एलटीआरओ में। एलटीआरओ में पार्टिसिपेट क्या करना है? रेपो ऑक्शंस होंगे, उन रेपो ऑक्शंस में आपको ऑक्शन करना है, वहां से आप पैसा उठाओगे और वो पैसा जो है आप लोन के रूप में दोगे। कहाँ पे? प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। ये आरबीआई ने कहा था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए। और आरबीआई ने कहा ये हम करेंगे 1 ईयर एंड 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर एलटीआरओ, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 इयर्स। द राइट आंसर विल बी योर 3 इयर्स। 3 साल का जो पीरियड है वो आपका मैक्सिमम टेन्योर है एलटीआरओ का। सो राइट आंसर विल बी 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ? आपका मिनिमम नेट वर्थ कितना रिक्वायर्ड है फॉर अ कॉर्पोरेट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? ठीक है। कितना मिनिमम नेट वर्थ चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये क्या है? दे आर सिक्योर्ड
नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये सिक्योर्ड है, नेगोशिएबल है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सिक्योर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर रहे हैं, इसलिए ये सिक्योर्ड हो गए। ठीक है। और नेगोशिएबल क्यों है? सिक्योर्ड है, इट मीन्स ये आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो टू द अदर पर्सन फॉर द पेमेंट पर्पस और फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो सिक्योर नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिनको बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ मिनिमम 7 days एंड द मैक्सिमम पीरियड विल बी 364 days। जब भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाता है, इट विल बी इशूड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख। उसके ऊपर करना है तो देयर आफ्टर इट शुड गो द मल्टीपल ऑफ 5 लाख। उसके ऊपर आपका 5 लाख के मल्टीपल में जाएगा क्या? आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। तो सिक्योर नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है, 7 days to 364 days है, 5 लाख मिनिमम इशू किया जाता है, उसके ऊपर आपका 5 लाख का मल्टीपल में इशू आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर। अब अगर ये इशू करना है तो कितना मिनिमम नेटवर्थ चाहिए? ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है। There is no minimum net worth requirement to issue the certificate of deposit। ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही हूँ इन डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है मैं बता रही हूँ उसको भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन में मिनिमम नेटवर्थ ना पूछ के ड्यूरेशन पूछ लिया जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितने टाइम पे निकाला जाता है। ठीक है। सो डू रिमेंबर द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल्स की इशूइंग अथॉरिटी कौन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजरी बिल क्या है? इट इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसको 3 टाइप्स में इशू किया जाता है एंड द टाइप्स आर 91 days, 182 days एंड द 364 days। ये 3 टाइप्स में आप इशू करते हो ट्रेजरी बिल्स को। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 3 टाइप्स में जब आप इशू कर रहे हो ट्रेजरी बिल को, इनका मेच्योरिटी पीरियड भी यही है। अगर मैं 91 डेज वाली ट्रेजरी बिल खरीदती हूँ तो मुझे मेरा पैसा 91 डेज के कंप्लीट होते ही मिल जाएगा। इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी पीरियड इनको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब ट्रेजरी बिल्स क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सो दे आर अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? आपके डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आप इसको डेट मार्केट का पार्ट भी बोलते हो और आप इसको मनी मार्केट का पार्ट भी बोलते हो, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर की ड्यूरेशन में फंड रेज करता है। ट्रेजरी बिल पहले स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू भी इशू किए जाते थे, पर अब नहीं किए जाते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल इज हु? इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका बी। AIFI जो यहाँ पे लिखा है दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक की बात करते हो। ठीक है, दैट इज द AIFI। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम पीरियड फॉर नोटिस मनी। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी की जब हम बात करते हैं, ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है। तीनों में डिफरेंस सिर्फ एक है और वो है मेच्योरिटी का डिफरेंस। तीनों ही इंटर बैंक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, तीनों में बैंक्स आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं। द ओनली डिफरेंस दे हैव इज अ मेच्योरिटी पीरियड। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड पूछा है, एक्चुअल में नोटिस मनी होता है 2 to 14 डेज के लिए। 2 to 14 डेज के लिए जब बैंक्स आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, दैट इज नोन एज नोटिस मनी। तो मैक्सिमम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? 14 days। Okay, the maximum period will be your 14 days for notice money. C option. Next, RBI would conduct term repo for 1 year and 3-year tenures of appropriate sizes for up to a total amount of dash crores at the policy repo rate. तो जब RBI ने LTRO को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो एक अमाउंट बताया था कि कितना कैपिटल हमें यहाँ पर एक्चुअल में रेज करना है विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी रेपो रेट। सेकेंड फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द फर्स्ट 2 LTROs वर कंडक्टेड ऑन 17th February, 24th February 2020 फॉर डैश करोड़ ईच
for the tenure of 3 years and 1 year respectively. तो टोटल आरबीआई का टारगेट क्या था एलटीआरओ के थ्रू कैपिटल रेज करने का, एंड जब फर्स्ट टाइम किया गया 2 टाइम्स एलटीआरओ को इशू, तो वहां पे कितने अमाउंट के रैपोज ऑक्शन जो हुए थे वो हुए थे। ठीक है, अब ये दोनों अमाउंट आपको पूछे गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओवरऑल आरबीआई ने जो बोला था दैट वाज 1 लाख करोड़। इट वाज व्हाट? इट वाज 1 लाख करोड़। तो यानी कि सी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो हट गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। ये डिपेंड करता है कि जो 17 और 24 को एलटीआरओ आए थे उनका अमाउंट कितना था। तो जो फर्स्ट टाइम आए थे उनको 2 पार्ट्स में जब लेकर आए थे तो 25,000 करोड़ के 25,000 करोड़ के अमाउंट से हम लेकर आए थे। इसके बाद जब दोबारा इशू किया गया था एलटीआरओ दैट वाज 50,000 करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल अमाउंट आरबीआई ने कहा है 1 लाख करोड़ का, और जो फर्स्ट 2 टाइम्स पे इशू किया गया था 3 ईयर एंड 1 ईयर के लिए रिस्पेक्टिवली, इट वाज फॉर 25,000 करोड़। ठीक है, तो आंसर हो गया ए आपका। नाउ द पीरियड ऑफ लेंडिंग मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ डैश which is called as a call money, and between dash which is known as the notice money, and the term money refers to borrowing lending of funds for a period exceeding dash. तो जैसे मैंने कहा कि कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी तीनों ही इंटर बैंक मार्केट है और तीनों ही इंटर बैंक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि बैंक्स आपस में लोन दे रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज मेच्योरिटी पीरियड। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो एक लौता ओनली डिफरेंस है इनके बीच में, बाकी दे ऑल आर प्रोवाइडिंग लोन टू बैंक्स ईच अदर। तो अगर कॉल मनी की बात होती है तो ये स्टार्ट होता है ओवरनाइट ड्यूरेशन से। ओवरनाइट ड्यूरेशन को आप कह सकते हो 1 डे ड्यूरेशन। ठीक है, नोटिस मनी मैंने आपको जस्ट बताया 2 to 14 डेज होगा। जो टर्म मनी हमारा है इसका पीरियड एक्चुअल में रहता है 15 to 364 डेज, पर यहाँ जो पूछा गया है वो एक्सीडिंग के फॉर्म में पूछा है, तो आंसर क्या होगा 14 डेज एंड अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो 5 days 7 days is not correct, 1 day is correct for call money, 2 to 14 is correct for notice money, 14 days and up to 1 year, exceeding 14 days होगा यहाँ पे आप देखो है ना, पीरियड एक्सीडिंग व्हाट, इट एक्सीडिंग 14 डेज, यानी कि 15 to 364 डेज होगा। तो दैट्स द राइट डेफिनेशन ऑफ योर मनी मार्केट, कॉल नोटिस मनी, कॉल मनी एंड द टर्म मनी। तो ड्यूरेशन आपका क्या है, ओवरनाइट फॉर कॉल मनी यानी कि 24 आवर्स 1 डे, 2 to 14 days for notice money and 15 to 364 days for your term money, और अगर एक्सीडिंग पीरियड पूछा है तो 14 days and up to 1 year विल बी आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो मनी मार्केट परफॉर्म करता है। Which all the following functions are performed by money market? पहला बोल रहा है it provide an equilibrating mechanism for demand and supply of short term funds. ठीक है, second is saying it enables borrowers and lenders of short term funds to fulfill their borrowing and investment requirement at an efficient market clearing price. ठीक है, third is saying it provides an avenue for central bank intervention in influencing both quantum and cost of liquidity in the financial system, thereby transmitting monetary policy impulse to the real economy. ठीक है, बिल्कुल सही। And the answer will be here, हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे that will be all of the above, because actual में demand and supply short term के लिए जो है equilibrate mechanism देता है उसको, एक्चुअल में बोरोवर्स और लेंडर्स को हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, और एक्चुअल में सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन जो है इन्फ्लुएंस करने में क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी को इन द फाइनेंशियल मार्केट वो भी प्रेजेंट करता है, वो भी कंडक्ट करता है। इट मीन्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। सभी मनी मार्केट के फंक्शंस हैं। ओके, राइट आंसर इज डी। नाउ the settlement of money market deals is the by electronic fund transfer using the dash system जो कि ऑपरेट करता है आरबीआई,
and the repayment of borrowed fund also takes place through the same system on the due date of the repayment. तो जब आरबीआई सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स कर रहा है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को यूज करता है, तो वो सिस्टम कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने का सिस्टम जो आरबीआई यूज कर रहा है वो इनमें से कौन सा सिस्टम है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड आप यूज करोगे तो आप बोलोगे कि मैम सी ऑप्शन तो हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए सी ऑप्शन? बिकॉज ये आरबीआई ऑपरेट नहीं करता। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा सिस्टम है दैट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। अगर मैं आईएमपीएस की बात करूं तो आईएमपीएस इज एक्चुअली ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सी तो नहीं हो सकता, या तो एनईएफटी सिस्टम होगा या फिर आरटीजीएस सिस्टम होगा। अब एनईएफटी आपको पता है इट इज 24/7, हालांकि तीनों ही 24/7 है। एनईएफटी हाफ आवरली बैचेस में कंप्लीट करता है ट्रेड को। आरटीजीएस जो है वो ग्रॉस सेटलमेंट करता है, और इफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट तो एक ग्रॉस वैल्यू में ही कर रहे होंगे। सो एक्चुअल में द राइट आंसर इज आरटीजीएस सिस्टम। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है इट विल बी डन विद यूजिंग द आरटीजीएस सिस्टम। सो राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, आरटीजीएस को भी हम क्या बना चुके हैं? 24/7 बना चुके हैं 2020 में। मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है तो 2 लाख इन्वेस्ट करना होगा इन द आरटीजीएस, उसके ऊपर आपका जितना भी आप करना चाहो कर सकते हो। नाउ कमर्शियल पेपर सीपीज की हम बात कर रहे हैं। कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर मेच्योरिटीज बिटवीन मिनिमम ऑफ डैश डेज एंड मैक्सिमम अप टू डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कमर्शियल पेपर जो है हमारे, इनको इशू किया जाता है कितने मेच्योरिटीज के लिए? So first of all we have to remember कि कमर्शियल पेपर की जब आप बात कर रहे हो तो ये आपके अनसिक्योर्ड नॉन नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। एक तो अनसिक्योर्ड है, दूसरा नॉन नेगोशिएबल है। और देखो नॉन नेगोशिएबल तो इसलिए बना दिया क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। जब सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर आपको किसी और को नेगोशिएट नहीं करने को दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड क्यों है? अनसिक्योर्ड इसलिए है बिकॉज दे आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्रॉड फ्रॉम द साइड ऑफ कॉर्पोरेट। जब भी इशू किया जाएगा 5 लाख के अमाउंट में इशू किया जाएगा, उसके ऊपर इशू करना है तो इट विल गो लाइक देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 5 लाख, उसके ऊपर 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाएगा। ठीक है, अब जब भी इसको इशू किया जाता है तो इट विल बी इशूड विद द सेम ड्यूरेशन जो हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पढ़ा है। मिनिमम इज 7 days एंड मैक्सिमम इज योर 364 days, यानी कि अप टू 1 year। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनिमम इज 7 days एंड मैक्सिमम इज अप टू 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज अनसिक्योर्ड नॉन नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। राइट आंसर विल बी बी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर दोनों का ही जो ड्यूरेशन है आपका इट इज सेम, और ड्यूरेशन क्या है आपका 7 to 1 year, और अमाउंट भी सेम है 5 लाख, उसके ऊपर मल्टीपल ऑफ 5 लाख। नाउ BRDS स्टैंड्स फॉर, क्या है फुल फॉर्म BRDS का? बिल रीडिस्काउंट स्कीम, बैंक रीडिस्काउंटिंग स्कीम, बिल रीपर्चेज स्कीम, और नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर एक्चुअली इज बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, जो कि एक बैंक के फंक्शंस में भी काउंट किया जाता है, दैट बैंक एक्चुअली डू द रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स। सो आंसर आपका यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, दैट इज बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम BRDS।
Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officer Study 24/7. So, welcome to the channel and also welcome to the session जहाँ पर हम discuss करने वाले हैं the certain important MCQs or I can say the questions regarding your module D. So, welcome to the channel and once let me know is audio video both are okay. Are we good to go? So as you know, we have started Lakshya series. In Lakshya series, we are discussing most important MCQ regarding each and every unit of yours. यानी कि इस लक्ष्य सीरीज में हम कवर कर रहे हैं सारे टॉपिक्स वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ MCQ. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी योर मॉड्यूल डी. और मॉड्यूल डी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज आवर क्लास नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल डी. सो वी हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड सी. ये तीनों ही मॉड्यूल्स हम टॉपिक वाइज MCQ डिस्कशन में कंप्लीट कर चुके हैं एंड देन वी हैव स्टार्टेड योर मॉड्यूल डी. और मॉड्यूल डी के 2 सेशंस अब ऑलरेडी कर चुके हैं यानी कि 2 यूनिट्स, यूनिट नंबर 29 एंड 30 हमने कंप्लीट कर लिया है. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द यूनिट नंबर 31 और ये 31 यूनिट जो है हमारी मॉड्यूल डी के अंदर आती है. ठीक है. सो व्हाट्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल डी? मॉड्यूल डी के यूनिट नंबर 31 की अगर मैं बात करूं तो इट स्टैंड्स फॉर योर कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज. तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड डू लेट मी नो इस ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके, आर वी गुड टू गो? एक बार जल्दी से ऑल ओके लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन ताकि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेशन को. इज एवरीथिंग ओके, ऑडियो एंड वीडियो? So if we talk about capital market and stock exchanges, first of all, capital market is regulated by SEBI, Securities and Exchange Board of India. ये हमारी regulatory body है for the capital market. कैपिटल मार्केट जो है आपका लॉन्ग टर्म मार्केट है. लॉन्ग टर्म मार्केट होने का मतलब है कि ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करके देता है. लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर. अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए कैपिटल रेज करना है देन यू हैव टू गो टू दी कैपिटल मार्केट. अगर आप मनी मार्केट में जाते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज होता है यानी कि अप टू 1 ईयर आप कैपिटल रेज कर सकते हो मनी मार्केट के अंदर. इन कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा के लिए आप फंड रेज कर सकते हो, वो कहलाता है आपका कैपिटल मार्केट. अब कैपिटल मार्केट में जब मोर देन 1 ईयर के लिए आप कैपिटल रेज कर रहे हो तो कैसे करते हैं हम? बाय सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करके आप मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज कर सकते हो फॉर मोर देन 1 ईयर. ठीक है. साथ ही में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स बोथ मार्केट. फर्स्ट इज इक्विटी मार्केट एंड द सेकंड इज डेट मार्केट. इक्विटी मार्केट मींस ऐसा मार्केट जहां पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर्स की, और डेट मार्केट मींस ऐसा मार्केट जहां पे हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं लाइक योर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो हैं हमारे दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट हैं. डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है सिंपल सा दैट इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मार्केट से पैसा तो उठा रहे हैं बट इन फॉर्म ऑफ लोन. क्योंकि जहां पर भी आप डेट सुनोगे, डेट मीन्स कर्ज, डेट मीन्स लोन, तो जब भी आप बॉन्ड या डिबेंचर्स इश्यू करते हो तो मार्केट से आप फंड रेज कर रहे हो बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है. और अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर हो तो आप मार्केट से कैपिटल रेज कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. तो जब आप शेयर्स इशू करते हो तो वहां पे किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको लोन रिटर्न, आपको फंड्स रिटर्न करने ही पड़ेंगे. अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो वो जो शेयर्स हैं उसके थ्रू कंपनी अपनी ओनरशिप बिल्ड करती है. क्या बिल्ड करेगी कंपनी अपनी ओनरशिप बिल्ड करेगी विद द हेल्प ऑफ योर शेयर मार्केट. ठीक है. ओनरशिप देती है, पार्टनरशिप शेयर करती है. सो दिस इज द कैपिटल मार्केट. अब मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंजेस मेनली जो हमें पढ़ने हैं दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री में ओल्डेस्ट और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है. इसको पहले नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था. फिर 1975 में इसका नाम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किया. देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1992 में बनाया गया, पर इसने वर्किंग जो है 1994 से यानी कि अपने ऑपरेशंस 1994 से स्टार्ट किए थे.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने इलेक्ट्रॉनिक, और आई कैन से दैट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हमारी कंट्री में स्टार्ट किया था ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को। ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पे ऑटोमेटिक आपको शो किया जा रहा है व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी, आपकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, एंड यू कैन ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपसे फिजिकल ट्रेडिंग करवा रहा था, बट नाउ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये थे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की फॉर्म में इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जो हमसे पूछ रहा है, द प्रोसेस बाय विच अ स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजिशन फ्रॉम अ म्यूचुअली ओन्ड एंटिटी टू अ शेयर होल्डर ओन्ड एंटिटी इज नोन एज। वो प्रोसेस जहां पे आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका स्ट्रक्चर आप ट्रांजिशन कर देते हो, आपका स्ट्रक्चर जो है स्टॉक एक्सचेंज का उसका ट्रांजिशन हो गया है। ये पहले म्यूचुअली ओन्ड एंटिटी हुआ करता था, बट अब इसको शेयर होल्डर्स ओन्ड कंपनी के नाम से हम जानते हैं। तो फर्स्ट लेट मी नो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन प्रोसेस को। क्या ये डीमैटेरियलाइजेशन है, क्या ये डीम्यूचुअलाइजेशन है, क्या ये डीमोनेटाइजेशन है, या फिर ये मोनेटाइजेशन है? बताइए, ए, बी, सी और डी। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे म्यूचुअली ओन्ड एंटिटी को शेयर होल्डर्स ओन्ड एंटिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि लीगल स्ट्रक्चर जो है आपके स्टॉक एक्सचेंज का, वो लीगल स्ट्रक्चर आपने बदल दिया है। सो राइट आंसर विल बी okay. So right answer will be your demutualization. म्यूचुअली ओन्ड कंपनी का मतलब होता है दैट यू हैव अ प्राइवेट ओन्ड कंपनी, और इसको शेयर होल्डर्स ओन्ड कंपनी में आप कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, वेयर देयर विल बी अ शेयर होल्डर्स। वेरी गुड, बी आंसर विल बी करेक्ट धीरज सर एंड नंदू सर। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। नाउ सेकेंड, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर कमर्शियल पेपर? जब भी हम कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं तो मिनिमम कितने ड्यूरेशन के लिए इशू किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कमर्शियल पेपर्स आर एक्चुअली इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। ये इशू करते हैं आपके कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स इशू कर रहे हैं इसीलिए ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसीलिए इसको नेगोशिएट नहीं करते। ये अनसिक्योर्ड है इसलिए इसको नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं, बिकॉज इसको नेगोशिएट करने नहीं दिया जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट्स को इशू करने हैं तो इनको 5 लाख का इशू करना होगा, एंड उसके बाद दे आर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 5 लाख, दे आर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 5 लाख, like 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, 25,000, 25 lakh, etc. सो हमेशा 5 लाख का मल्टीपल होना मैंडेटरी है अगर आप कमर्शियल पेपर इशू करना चाहते हैं तो। अब अगर मैं कमर्शियल पेपर की बात करूं तो यहाँ पे इसका ड्यूरेशन जो है मिनिमम कितना होगा वो आपको बताना है। इज इट 1 month, इज इट 7 days, इज इट 6 months, और इज इट 1 year? A, B, C और D, which of the following is correct? The minimum duration or minimum tenure of for commercial paper is A, B, C और D? जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने मनी मार्केट वाले चैप्टर में भी किया है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी हियर 7 days। मिनिमम कितने दिनों के लिए इशू किया जा सकता है? 7 days, एंड मैक्सिमम आपका 364 days।
मैक्सिमम इशू कर सकते हैं 364 डेज अप टू 1 ईयर के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, राइट आंसर हियर इज बी। नेक्स्ट, इन एन IPO through voluntary book building, what percentage of issues is reserved for retail investors? IPO क्या होता है आपका? सिंपली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात कर रहे हो, दिस मीन्स व्हेन द कंपनी इशू शेयर्स फर्स्ट टाइम फॉर पब्लिक। जब भी कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक के लिए इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO इशू किया जाता है इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मींस द मार्केट फॉर फ्रेश इश्यूज, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट इशू मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में IPO इशू होता है जहां पे कंपनीज पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है फॉर द पब्लिक। अब IPO में कितना परसेंटेज, वॉलेंट्री बुक बिल्डिंग में कितना परसेंटेज इशू जो है वो रिजर्व्ड कर दिया गया है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर? इज इट 10%? इज इट 25%? इज इट 35%? इज इट 40%? बताइए, A, B, C और D क्या सही होगा? ओके, तो जो परसेंटेज यहाँ पे अलाउ किया गया है टू दी रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए जो फिक्स किया गया है, दैट इज 35%। 35% जो है वो आपका रिजर्व किया गया है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, राइट आंसर विल बी योर सी। नो, इट्स नॉट D। 40% नहीं है, इट्स 35%। ठीक है, सिर्फ कितना है आपका? 35% है। तो याद रखिएगा, IPO प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है जिसमें कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है फॉर द पब्लिक, एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है 35%। नेक्स्ट, a retail investor is one who applies for bids for securities or for a value not more than what amount? तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अमाउंट तो फिक्स कर दिया 35% का, ठीक है। बट यहां पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते कौन है, तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख। तो रिटेल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक सर्टेन अमाउंट तक का इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं आपके शेयर मार्केट्स में, आपकी सिक्योरिटीज में। हाउ मच इज इट? Not more than 50,000, not more than 1 lakh, not more than 2 lakh, not more than 5 lakh. And the right answer will be here, your not more than 2 lakh. तो रिटेल इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर जो कि अप्लाई करते हैं या फिर बिड लगाते हैं सिक्योरिटीज पे अप टू 2 लाख तक की, उससे ज्यादा की बिड ये जो है नहीं लगाते, है ना। याद रखिएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का अमाउंट फिक्स है, दैट इज नॉट लेस देन, सॉरी, नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज है। So right answer will be C. Now, which of the following is a component of secondary market? Secondary market is also known as market of existing securities. तो ऐसा मार्केट जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेलिंग परचेजिंग होती है, उस मार्केट को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। Okay, so the market where the selling purchasing of securities, existing securities is going on, that's a secondary market. अब यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमारा। एक है आपका गिल्ट एज मार्केट। जब आप गिल्ट एज मार्केट की बात करते हो तो दिस इज द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट होता है। सेकेंड आता है हमारा कॉर्पोरेट
सिक्योरिटी मार्केट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट आपका वो मार्केट है जहां पे ऑलरेडी सोल्ड शेयर्स को हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी वो शेयर जो पहले बेच चुके हैं हम प्राइमरी मार्केट में, उन्हीं को फिर से बेचा जाता है। सो अगर मैं बात करूं आईपीओ की, आईपीओ इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, प्राइवेट प्लेसमेंट की पार्ट ऑफ अ प्राइमरी मार्केट, तो राइट आंसर क्या होगा? सी, सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट इज द राइट आंसर, जो कि आपका सेकेंडरी मार्केट का कंपोनेंट है। सो राइट आंसर विल बी योर सी, सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट, जहां पे ऑलरेडी सोल्ड और बॉट सिक्योरिटीज को फिर से बेचा या खरीदा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट QIB। तो QIB है क्या? QIB स्टैंड फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इफ यू रिमेंबर तो कॉन्सेप्चुअल क्लास में मैंने आपको बताया था 3 तरीके के इशू होते हैं, एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, और एक होता है आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, इसे मैंने बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ये एक्चुअल में होते कौन है? First is saying it is an institutional investor who is perceived to possess expertise and the financial strength to evaluate and invest in the capital market. Second is saying SEBI has specified certain categories on investor which are considered as QIB. For example, mutual fund, scheduled commercial bank, etc. They are the QIB. And the fourth one is saying all of the above. अब आपको क्या लगता है इनमें से राइट आंसर आपका क्या है? Which of the following statement is are correct about QIB? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है? A, B, C और D? Okay. So actual में right answer will be your all of the above. All the statements are correct about QIB. QIB is the qualified institutional buyers. ये qualified institutional buyers जो हैं ये possess करते हैं expertise and financial strength evaluate करने के लिए, invest करने के लिए in the capital market. The next thing is इसको SEBI specify करता है कि that who will be the qualified institutional buyers. और एग्जाम्पल के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, दीज आर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। आपके पास NBFCs हैं, दे आर आल्सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज एस्बा स्टैंड्स फॉर? एस्बा का फुल फॉर्म क्या है? इज इट एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट? इज इट एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लैक अकाउंट? Is it application supported by a blocked account or none of the above? So ASBA is the facility that was introduced by SEBI. Obviously capital market है, तो किसने introduce किया है? SEBI ने introduce किया है to secure interest of investors. यानी कि investors के साथ जो companies हैं वो fraud कर रहे थे, उसी को रोकने के लिए यहाँ पे introduce किया गया आपका ASBA को। तो ASBA में कहा जाता है कि कोई भी कंपनी जो बोलती है, जो अनाउंसमेंट करती है कि हम IPO लाने वाली है ना, that we are going to introduce the IPO initial public offering this particular date के लिए, ठीक है। तो वो कंपनीज जब इन्होंने अनाउंस किया है उसके मैक्स टू मैक्स 15 डेज के अंदर उनको इशू करनी होगी सिक्योरिटी, वो उसको डिले नहीं कर सकते हैं। तो पहले कंपनीज क्या होती थी, अनाउंस करती थी हम IPO लाने वाले हैं, बट IPO लाने के पहले ही उसको पोस्टपोन करते रहते थे। और पोस्टपोन करने से फायदा कंपनीज का ये था कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो कंपनी को पैसा तो दे देते थे,
बट आईपीओ ना आने की वजह से उनका पैसा मार्केट में नहीं लग रहा था. दैट मनी यूज टू स्टे विद दी कंपनी ओनली, और कंपनी का जब कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता था तो कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दे यूज टू से कि आपका जो अमाउंट ऑफ आईपीओ हम लाने वाले थे वो हमने कैंसिल कर दिया है, और इस वजह से, है ना, इस वजह से एस्बा को इंट्रोड्यूस किया गया. तो इन एस्बा कंपनी डू नॉट हैव टू गो फॉर द कंपनी कि आपको जाके कंपनी को पैसा नहीं देना होगा, आपको पैसा जो देना होगा दैट यू हैव टू गिव टू दी बैंक. इट मीन्स ये आपका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो इशू में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो एक एप्लीकेशन लिखता है अपने बैंक को, है ना, विल गिव एप्लीकेशन टू द बैंक, और इस एप्लीकेशन के अंदर बैंक को ऑथराइजेशन देता है. क्या दे रहा है? ऑथराइजेशन देता है कि मेरे अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको ब्लॉक कर दो. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को क्या कर दो? ब्लॉक कर दो. क्यों? टू परचेज एन न्यू इशू. कोई एक नया इशू आने वाला है, उसको परचेज करने के लिए मेरे अकाउंट में इतना पैसा जो है आप क्या कर दीजिए? ब्लॉक कर दीजिए. ये जो एप्लीकेशन आपका पर्सन देता है टू दिस बैंक, इसी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं एस्बा. दिस एप्लीकेशन इज नोन एज व्हाट? दिस एप्लीकेशन इज नोन एज एस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो आपने अपने बैंक को एक एप्लीकेशन दे दिया है कि इतना पैसा जो है ब्लॉक करो मेरे अकाउंट में, बिकॉज आई वांट टू परचेज दिस इशू. तो वो कहलाएगा आपका एस्पा. क्लियर? सो राइट आंसर विल बी ए. राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ए. नेक्स्ट, which of the following is are the types of capital issues in primary market? प्राइमरी मार्केट में इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज जो है वो निकाला जा सकता है? फर्स्ट इज सेइंग आईपीओ एफपीओ, सेकंड इज सेइंग पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, थर्ड इज सेइंग राइट इशू, फोर्थ इज सेइंग डी. बताइए. प्राइमरी मार्केट में इनमें से कौन सा इशू पार्ट रहेगा? इन द प्राइमरी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज अ पार्ट? आईपीओ एफपीओ है आपका, या फिर पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट है, या फिर आपका द थर्ड वन राइट इश्यूज हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव है. एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. इन सभी को इशू किया जा सकता है इन द प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट में जो आप शेयर्स की सिक्योरिटीज का इशू कर रहे हो वो आईपीओ एफपीओ पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू सभी फॉर्म में कर सकते हो. नेक्स्ट, अ बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी at a fixed conversion price is referred to as a dashboard bond. तो बॉन्ड आपका क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है. बॉन्ड इज योर डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लोन इंस्ट्रूमेंट है आपका, और इस डेट इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी में, यानी कि आप इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड व्हेन यू आर अलाउड टू बी कन्वर्ट दैट इन द शेयर्स, वो आपका कहलाएगा क्या? सिंपली योर dash bonds. Is it an unconvertible bond, convertible bond, masala bond, or none of the above? So because the conversion is allowed, so it will be known as your convertible bond. ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका convertible bond कहलाएगा. Okay, so right answer will be B, convertible bond. Next, डैश इज अ टैक्स. ये एक टैक्स है बीइंग डिवाइड ऑन ऑल द ट्रांजेक्शन डन ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एट रेट्स प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ऐसा टैक्स जो लगाया जाता है आपके जितनी भी ट्रांजेक्शंस आप कर रहे हो इन द स्टॉक एक्सचेंज,
है ना, जो भी ट्रांजेक्शन आप स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हो उस पर ये लगाया जाता है। और जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिसाइड करता है आपका कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इट इज? Is it a securities transaction tax, corporate tax, custom tax, long term gain tax? कौन सा टैक्स है आपका, ए बी सी और डी? Okay, so the right answer will be your सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। जो टैक्स लगाया जाता है यहाँ पे, दैट इज योर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि लगाया जाता है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हैं। Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Officers at 24/7. How are you all? तो एक बार जल्दी से मुझे comment section में बता दीजिए, is audio and video both are okay? Are we good to go? So first let me know, is audio video both okay? Are we good to go? So this is our class number 4, जिसमें हम discuss करेंगे आपका module D को. So as you know, we have started with the module A. ठीक है, हमने module A से start किया था. And we have done with the module A, B and C. A, B और C तीनों ही modules हम complete कर चुके हैं. And then we have started module D. Module D में भी 3 units जो हैं हम discuss कर चुके हैं अभी तक. और आज जो है हमारी क्लास रहेगी 4th. तो दिस इज आवर 4th क्लास, जहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक्स. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक बार जल्दी से बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, इज ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके? आर वी गुड टू गो? And also, as you know that bilingual English medium batch, a lot of people was messaging me. आप लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम bilingual batch कब आने वाला है? तो bilingual batch I will be starting from 15th of February. So February का मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है. From 15th of February I will be starting next bilingual batch, जो कि आपका IAIFS का होगा. The time will be informed before 15th of February to all of you. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, आज की जो क्लास होगी मॉड्यूल डी से रिलेटेड है. आज हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, डेट एंड बॉन्ड मार्केट, एंड द सेकंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो ये दोनों ही चैप्टर्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन इट कम्स टू द फिक्स्ड इनकम मार्केट. फिक्स्ड इनकम मार्केट का मतलब क्या हुआ? सिंपली द मार्केट जहां पर आपका ऑलरेडी डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, दैट दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना पैसा आप इस इंस्ट्रूमेंट पे अर्न करेंगे, दैट इज योर फिक्स्ड इनकम मार्केट. जैसे अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो शेयर्स में इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट. आपका इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, सेंसेक्स निफ्टी पे डिपेंड करेगा, दैट हाउ मच मनी यू विल अर्न. फिक्स्ड इनकम मार्केट ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. जैसे कि आप देखो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे काउंट होंगे, बॉन्ड्स यहाँ पे काउंट होंगे. तो प्री फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड पे एक प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है. जब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा. जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं, तो रेगुलेट करता है आरबीआई फैमा के रूल्स को फॉलो करके, जहां पे फिडाई का भी कंट्रीब्यूशन जो है फॉरेक्स मार्केट में देखा जाता है. ठीक है, अब ये सब क्या है इसको धीरे धीरे डिस्कस करते हैं इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर नॉट एलिजिबल इन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम.
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम या फिर आरडीएस हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं, ये स्कीम आरबीआई लेकर आया था फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स, लाइक आई कैन से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो इजीली आपका कंट्रीब्यूट कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सेलिंग एंड परचेजिंग में, इसलिए आरबीआई ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है आपकी एक ऐसी स्कीम है जहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी मर्जी से एक ही प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको मल्टीपल सोर्सेज ढूंढने की या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की जरूरत नहीं है। तो एज वी कैन सी कि हम ये लेकर आए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। और आरबीआई क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आरबीआई वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के लिए एजेंट की तरह आरबीआई काम करता है। तो सेलिंग परचेजिंग सिक्योरिटीज की आरबीआई करवाएगा। कौन सी सिक्योरिटीज को हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो कौन सा पार्ट नहीं है, ट्रेजरेबल पार्ट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होगा, पर आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज नॉट अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपके कॉर्पोरेट्स इशू कर रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी योर सी, कि आपका सी ऑप्शन जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये आपके आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का पार्ट नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज आस्किंग अबाउट, आप लोगों को आंसर करना है, कीप आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ ऑक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ विनर्स कर्स ऑब्जर्व्ड, किस टाइप का आपका ऑक्शन है, ऑक्शन मीन्स नीलामी, टाइप ऑफ ऑक्शन मीन्स किस तरीके का ऑक्शन आपका है ना, दैट इज फिनोमिनन ऑफ विनर्स कर्स ऑब्जर्व्ड। मल्टीपल प्राइस ऑक्शन, डच ऑक्शन, यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन या फिर इंग्लिश ऑक्शन। तो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जब ऑक्शन होता है तो ऑक्शन मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास हैं, और उन मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑक्शंस में से यहाँ से पूछा गया है ऐसा कौन सा टाइप ऑफ ऑक्शन है दैट इज फिनोमिनन ऑफ व्हाट, ऑफ विनर्स कर्स ऑब्जर्व्ड, एंड द राइट आंसर विल बी योर मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। आपका मल्टीपल प्राइस ऑक्शन जो है दैट्स अ फिनोमिनन ऑफ योर विनर्स कर्स ऑब्जर्व्ड। ओके सो राइट आंसर विल बी ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वर प्राइमरी डीलर्स इंट्रोड्यूस, इनको हम पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी डीलर्स आर द पार्ट ऑफ योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, और आरबीआई ने ब्रॉडली दो टाइप्स में बैंक्स को डिवाइड कर दिया है, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। ऐसे ही हमारे पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन एनबीएफसी, एंड देन आता है आपका प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स आर द पार्ट ऑफ योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई, अंडर अ सर्टेन केसेस दे विल बी रजिस्टर्ड ओनली, है ना। कुछ सर्टेन केसेस में ये रजिस्टर्ड होंगे अदरवाइज नहीं होंगे। साथ ही में आपके जो प्राइमरी डीलर्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने फॉर द हेल्प ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग में जो हेल्प रिक्वायर्ड थी उसके लिए आरबीआई ने प्राइमरी डीलर्स को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1995। तो प्राइमरी डीलर्स आपके कब आए थे, 1995 में आए थे। Do remember they help RBI to sell and purchase government securities in the secondary market and primary market as well, है ना। नॉट प्रॉपरली प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, और डायरेक्टली जब ये इशू कर रहे हैं तो पब्लिक को इशू कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी योर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड थ्योरम इज नॉट करेक्ट। तो आपको याद रखना है आपके चार इंपॉर्टेंट बॉन्ड थ्योरम हैं, उनमें से यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट नहीं है दैट यू हैव टू आंसर। बॉन्ड थ्योरम में कौन सा थ्योरम आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, डू रीड इट। सो बॉन्ड थ्योरम में कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। रीजन सिंपल क्यों है, क्योंकि अगर आपको 5 पॉइंट्स याद है
तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। सिर्फ 5 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है और फिर आप इजीली बॉन्ड थ्योरम के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। तो एक बार पढ़ लीजिए ऑप्शंस को। बॉन्ड थ्योरम का इसमें से कौन सा पार्ट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। चलिए, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि आपका द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। सेकंड इज सेइंग द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन बाय अ certain percentage is greater than the decrease in the price when the interest rate goes up by the same percentage. Next is saying longer the term to maturity of a bond, lower will be the prices, its sensitivity. Fourth is saying between two bonds of same maturity but different coupon, the bond with the lower coupon will experience more price sensitivity than the one with the higher coupon. तो अब आपको यहाँ पे बताना है right answer आपका क्या होगा, A, B, C और D. Which of the following will be correct? चलिए, तो you have 4 theorems. हमारे पास जो theorems हैं, there are only 4 theorems we have. ठीक है, तो फर्स्ट इज सेइंग द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इनवर्सली, है ना, आपका जो प्राइस है बॉन्ड का, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दिस इज वेरी मच ट्रू, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड भी आपका सही होगा यहाँ पे, दैट इज सेइंग द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट goes down by a certain percentage is the greater than decrease in its price when the interest rate goes up by the same percentage, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड इज सेइंग longer the term to maturity of a bond, lower will be its price sensitivity. ओके, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है गलत हो गया, बिकॉज इट इज सेइंग इट विल बी लोअर। नो, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी योर हायर, इट शुड बी योर हायर। तो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। थर्ड स्टेटमेंट जो है सॉरी, और थर्ड थ्योरम जो है वो आपका गलत है। जितना ज्यादा टर्म टू मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड होता है, हायर विल बी दी प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड। सो राइट आंसर विल बी योर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट यहाँ पर दैट what will be the correct nomenclature of a central government's securities issued in 2018 for the 10-year period with a coupon rate of 7.85 per annum. तो आपको याद होगा, we have discussed this. Sorry. अगर हम बात करें डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया है, ये ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनका पर्टिकुलर ड्यूरेशन फिक्स होता है। इनके डॉक्यूमेंट पे मेच्योरिटी डेट इशू करके दी जाती है, लिख कर दिया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जब ये मेच्योरिटी डेट लिखा हुआ है, तो ये कैसा लिखा हुआ होगा, किस फॉर्म में लिखा होगा? पहले फर्स्ट इंटरेस्ट रेट होगा, कौन इशू कर रहा है, फिर ईयर होगा, मेच्योरिटी ईयर, या फिर पहले ईयर होगा, फिर कौन इशू कर रहा है, और फिर लास्ट में आपका इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, एक चीज तो कंफर्म है, हमारा 2018 में इशू हुआ है 10 साल के लिए, तो 2028 में ही जाके मेच्योर होगा ना, यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल गलत है ना, फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2018 में जब आप इशू कर रहे हो और 10 साल के लिए इशू कर रहे हो, तो ये कंफर्म है कि 2028 में जाके मेच्योरिटी कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट थर्ड इनकरेक्ट हो गया, बट हम बी को डायरेक्टली करेक्ट नहीं मानेंगे क्योंकि नन ऑफ दी अबव भी है। सो एक्चुअल में यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका बी है, क्योंकि पहले हम इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, देन हु इज इशूइंग इट, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन मेच्योरिटी पीरियड को डिफाइन किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी योर बी। डू रिमेंबर, एलिमिनेशन मेथड आप यूज करना, पर अगर एलिमिनेशन मेथड में एक ऑप्शन आपका नन ऑफ दी अबव है, तो फिर आपको सारे ऑप्शंस को क्रॉस चेक करना होगा जो भी रिमेनिंग है आपके पास। ठीक है, अगर मान लीजिए नन ऑफ दी अबव ना के कुछ और यहाँ पे लिखा होता, तो हम डायरेक्टली आंसर बी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ट्रांजैक्शन लिमिट अंडर एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म विद जीरो फी? एफएक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज।
आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म है ना, विद जीरो फी, वहां पे आपका ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है? इज इट $1 million? इज इट $50,000? इज इट $7.5 million? इज इट $10 million? तो फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म सिंपली जहां पर आपका फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग किया जा सकता है, एंड दैट विल बी विद दी जीरो फी। और जो अमाउंट आपका यहाँ पे है ट्रांजेक्शन लिमिट, दैट इज $50,000। डॉलर्स भी विल बी यूएस डॉलर, तो राइट आंसर विल बी योर बी, $50,000। फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनफोर्समेंट अथॉरिटी फॉर फैमा रेगुलेशन। तो फैमा तो हमने बहुत बार पढ़ा है। फैमा स्टैंड फॉर व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फैमा हमने बहुत बार पढ़ा है एंड इट स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज सिंपली मीन्स एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। एक्सचेंज ऑफ करेंसीज को इंडिया में मैनेज करता है आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है आरबीआई। बट व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी, जब भी ये मैनेजमेंट ऑफ करेंसी की बात आती है हमारी, तो आरबीआई मैनेज कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू किसके अंडर में कर रहा है, तो फैमा रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो फैमा की जगह पहले फेरा हुआ करता था, फेरा को हटा के हम लेकर आए किसको? फैमा को। तो नाउ वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हमें बताई गई है, दैट इज आरबीआई। ऑब्वियसली फैमा के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बी होगा इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑब्लिगेशन ऑफ फैमा, तो ईडी जो है आपका इंस्पेक्शन वगैरह करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो भी अदर कंट्रीज के साथ, so you have to involve the government। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी होगा, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को यहाँ पे किसी भी तरीके की एनफोर्समेंट अथॉरिटी नहीं बनाया गया है, तो राइट आंसर विल बी योर सी। ठीक है, आरबीआई, ईडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये आपके एनफोर्समेंट अथॉरिटी हैं इन केस ऑफ फैमा रेगुलेशंस। ठीक है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या परमिशंस आपको चाहिए अंडर द फैमा रेगुलेशन, अगर आपको परमिशन चाहिए टू इन्वेस्ट इन द कंट्री, उसके लिए आपको जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहां पे आप फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, है ना, जहां पे फॉरेन करेंसीज को आपस में एक्सचेंज किया जाता है, दैट्स योर फॉरेक्स मार्केट। तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? सबसे पहली चीज, अगर मैं सेंट्रल बैंक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, आरबीआई तो करेगा ही पार्टिसिपेट, आरबीआई को तो पूरा इंस्पेक्शन करना है, तो सेंट्रल बैंक विल बी तो डेफिनेटली बी अ वन ऑफ द पार्टी ऑफ योर फॉरेक्स मार्केट। कमर्शियल बैंक्स भी आप देखो, कमर्शियल बैंक्स भी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए अलाउ किया गया है बाय आरबीआई, कि कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो ट्रेड इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, देन आपके ब्रोकर्स बिल्कुल हैं, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जगह पे लिखा होता है करेंसी एक्सचेंज ब्रोकर्स, है ना, जैसे कि $1 इज इक्वल्स टू लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 रुपीज आपका चल रहा है, तो वो आपको 83 या 85 में $1 सेल करते हैं, तो ये ब्रोकर्स वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? जॉबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये होते कौन है? ये कोई भी एक पर्सन हो सकता है या कोई भी एक कंपनी हो सकती है जो लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को, करेंसीज को, है ना, और डायरेक्टली पब्लिक को बेच देते हैं। तो यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में जॉबर्स को अलाउ नहीं है दैट दे कैन पार्टिसिपेट। क्यों नहीं है? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। अब अगर मान लीजिए इनको अलाउ किया जाएगा, सो दे विल एक्सप्लॉइट पर्सन्स जिनको फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। इसके अलावा सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो राइट आंसर विल बी योर सी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। अब आपके फॉरेक्स मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला बोल रहा है कि प्रॉम्प्टनेस होता है, सेकंड इज सेइंग अवेलेबिलिटी है, थर्ड इज सेइंग फ्लेक्सिबल रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड अरेंजमेंट सिस्टम, फोर्थ इज सेइंग वैल्यू एंड फिफ्थ इज सेइंग मार्केट ट्रेंड। तो इनमें से क्या आपका फंक्शन या आई कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरेक्स मार्केट का? तो देखो, फॉरेक्स मार्केट तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहां पे करेंसीज को एक्सचेंज किया जा रहा है। तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये काम कर रहा है?
क्या यहाँ पे प्रॉम्प्टनेस देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अवेलेबिलिटी 24/7 अवेलेबल है ये मार्केट आपके लिए। फ्लेक्सिबल रेगुलेशंस एंड ट्रेड अरेंजमेंट सिस्टम के बिल्कुल वैल्यूज हैं यहाँ पे, ट्रेंड मार्केट ट्रेंड पे वर्क करता है। सो एक्चुअल में ऑल आर द फंक्शंस और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट के ऑल ऑफ द अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट आंसर विल बी योर डी। देन नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे फिडाई। फिडाई है क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है फिडाई, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में आपका आरबीआई को हेल्प करता है टू मेक मच बेटर फॉरेन एक्सचेंज, है ना, कि लाइक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और बेहतर बनाने में आरबीआई को हेल्प करता है आपका फिडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्या है आपका? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए, फर्स्ट इज सेइंग FDI has a number of functions, which of the following is are included? First, issuing of guidelines and rules for handling of foreign exchange business. Second is saying training of bank personnel in the area of foreign exchange. Third is saying training of forex broker. Fourth is saying advising, assisting member banks in settling issues matter in their dealings. Fourth, representing member banks on government, Reserve Bank of India, other bodies. And the last one is saying announcement of a daily periodic rates to member banks. अब आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आपका फंक्शन है जो फिडाई परफॉर्म करता है? फिडाई है क्या? इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. It's the self-regulating organization in the forex market. So A, B, C or D, which of the following is correct? Only 1, 2, 4, only 2, 3, 5, only all except 4, or all of the above? And answer will be all of the above. All are the functions that will be performed by FDI. Full form याद रखिएगा, Foreign Exchange Regulations, Foreign Exchange Dealers Association of India, है ना? FDI stand for Foreign Exchange Dealers Association of India. चलिए, तो right answer will be your D. All are the functions of your FDI. Okay. So now let me know how many answers you have given correct. कितने answers आप लोगों ने correct दिए, एक बार वो बता दीजिए जल्दी से। साथ ही में if you want to enroll in any batches, जैसे कि मैंने आपको बताया कि next latest batch जो आपका रहेगा for IE IFS, that will be your जीत बैच। वो आपका जीत बैच रहने वाला है और ये बैच जो है 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच में एनरोल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू गो टू दी होम पेज। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज योर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आपको एग्जाम कैटेगरीज दिखेंगी। सेलेक्ट द एग्जाम कैटेगरी JIB CIB, देन गो टू द JIB May 2024। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी सबसे पहली चीज तो डबल वैलिडिटी चल रहा है। एंड आई कीप सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि जब भी डबल वैलिडिटी दिखता है ऑलवेज गो विद द महापैक, बिकॉज इट गिव्स यू मैक्सिमम बेनिफिट। सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। यू विल गेट लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी PDF, ई-बुक्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मिनी एंड महा मैराथन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहीं पे महापैक में मिलता है एक बार एनरोल होने पे सभी बैचेस में एनरोलमेंट। लाइक अपकमिंग ऑल बैचेस विल बी एनरोल्ड विदाउट एनी फी। तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी जीत बैच यहाँ पे है, तो आई विल शो यू बोथ कि किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज योर जीत बैच। एनरोल करने से पहले एक बार ऑफरिंग देख लें प्रोडक्ट की क्या है, वैलिडिटी देख लें। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल फाइंड स्टडी प्लान ऑल्सो, क्लिक ऑन द स्टडी प्लान, है ना? तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है PPP, तो प्रवीण सर स्टार्ट कर रहे हैं PPP को और ये स्टार्ट होगा आपका 6 फरवरी से। तो बैच स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता देती हूँ, 6 फरवरी है। टाइम आपका रहेगा सुबह 8 से 9 बजे। 6 तारीख को आपको ओरिएंटेशन क्लास देखने को मिलेगी, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट IE IFS आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना? सो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। एनरोल करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करें। 77 से ज्यादा डिस्काउंट इफ यू वांट, देन यू हैव टू यूज द कोड Y496। आप अप्लाई कर दीजिए। यू कैन सी 79% डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिखाएगा बिकॉज यू यूज द कोड Y496। इससे ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए यू हैव टू यूज
एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन से परचेज करना है तो 1% एडिशनल डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल इन द जीत बैच. 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है. 15 से मैं आपका पीपीबी स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है, सॉरी IEIF से स्टार्ट कर दूंगी. पीपीबी स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से. अपार्ट फ्रॉम दैट महापैक में जाने के लिए सिंपली क्लिक ऑन द महापैक. एक बार ऑफरिंग देख लीजिए, क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन. क्योंकि ऑफर चल रहा है तो 1 ईयर का वैलिडिटी आपका रहेगा. Y496 आपका कोड रहेगा. एंड यू कैन सी अराउंड 6100 समथिंग आपको पे करना होगा अगर आप एप्लीकेशन से खरीदते हो तो. एंड व्हेन यू गो फॉर अ बैच 4100 आपको यहाँ पे पे करना पड़ रहा है. सो यू कैन डू कंपेयर बोथ, है ना. तो वैल्यू ऑफ मनी जो ज्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट इज इन महापैक. 1 साल की वैलिडिटी है, सारे बैचेस मिल रहे हैं. रिवीजन बैचेस, रेजोल्यूशन बैच आपका मिलेगा. जीत बैच हो गया आपका, संकल्प बैच हो गया. एवरी बैचेस विल बी देयर. महा लेट्स से फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर केस स्टडी बैच आ रहा है, पावर पैक बैच आ रहा है, सभी बैच एनरोल हो जाएंगे. ठीक है, बट दीज ऑफर्स विल बी अवेलेबल टिल 12 PM क्योंकि ये मंथ एंड सेल चल रहा था. और एज यू नो मंथ एंड तो हो चुका है हमारा. टुडे इज 1 फरवरी. तो मंथ एंड सेल जो था आपका वो आज दिन 12 बजे तक खत्म हो जाएगा. सो इफ यू वांट टू एनरोल तो जल्दी एनरोल कर लीजिएगा बिफोर 12 PM ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए ऑफ द मंथ एंड सेल. ठीक है, एनरोल करने का प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ. एंड इफ यू हैव एनी डाउट आई कीप सेइंग टू ऑल ऑफ यू, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल चेक योर कमेंट एंड आंसर देयर. Apart from that, to join these sessions regularly, Officer 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपरली मिलते रहे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द सेशन. सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम. हैव अ गुड डे एवरीवन. बाय बाय.